Good evening. Salam, everybody. This is going to be our third meeting of the stock market session, and today's meeting is going to be very interesting. उसमें मजे की बात यह है कि because of the involvement of human behavior, सही ना, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ. ह्यूमन यानी हम जो बात करेंगे, और आजकल मॉडर्न फाइनेंस बात भी करती है ह्यूमन नेचर पे, ह्यूमन बिहेवियर पे. इस क्लास में हम कुछ एरिया डिस्कस करेंगे ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट भी है सर. 15-16 साल हो गए इस मेरा जो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स, ये चीज. तो उसको हम फाइनेंस के साथ लिंक करके देखेंगे. तो इस वजह से भी खैर हमारे अपने टेक्निकल एरियाज तो चलेंगे, लेकिन उसके बीच में विल गिव सम एग्जांपल ऑफ. और बल्कि मुझे अभी याद भी आ गया कि मुझे एक चीज और डिस्कस करनी है आपके साथ, जो मैं एग्जैक्ट नंबर्स के साथ लेके आऊंगा, कि स्टॉक मार्केट कभी क्रैश ना हो अगर उसमें ये ह्यूमन पैनिक ना हो या ह्यूमन का एलिमेंट ना हो. तो वो उस पर मैं बात करूंगा एग्जैक्ट नंबर्स के साथ. तो ये वो मुझे अभी अचानक याद आई बात, लेकिन आज हम कुछ बात करेंगे. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास. कुछ बच्चों के सवाल भी थे और कुछ चीजें थी, उससे हम शुरू करते हैं. ओके, if you remember we talk about capital gain. See now, let me share my screen. All right, आपको याद है we talked about capital gain. Capital gain क्या था भाई? Let's say you bought the share at 100 and you sold at 120. सही है ना? तो आपको फायदा मुनाफा कितना हुआ? 20 रुपये का, $20 का. सरकार ने कहा ये $20 is your income, will charge tax on it. ठीक है ना, इस पे हम चार्ज करेंगे आपको टैक्स, क्योंकि इनकम है, ये आपकी इनकम है. और इस इनकम को हम क्या कहते हैं, इस टैक्स को हम क्या कहते हैं, CGT. ये बात हुई भी हमारी कैपिटल गेन टैक्स के. वॉट एवर द कैपिटल गेन यू गेट इट, यू हैव टू पे टैक्स टू सरकार. सही ना, सरकार बोलती है भाई आपने इस पे इनकम अर्न की है, ये इनकम है आपकी, ये 20 रुपये आपको मुनाफा हुआ है, तो आप पे करें. और हमने ये बात की थी कि समटाइम जाहिर है अगर आप पहले साल बेचो, दूसरे साल बेचो, चौथे साल के बाद बेचते हो तो इट इज एग्जेम्प्टेड. सही नहीं, ये बातें हमारी हुई. अब जो बात होनी है वो बात कैपिटल गेन टैक्स पे मुझे नहीं करनी, मुझे बात करनी है डिविडेंड, क्योंकि ये भी तो आपकी इनकम है, ये भी तो आपकी इनकम है ना, डिविडेंड. और डिविडेंड आपको याद होगा कि द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, द होल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, लेट्स से एवरी ईयर द प्रॉफिट यू गेट इट, द कंपनी गेट इट, the company do not distribute that profit among the members, among the owners. सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता, लेकिन जिस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है among the shareholder, जब आपके पास शेयर्स होते हैं और आपके पास जो साल में कभी इंटरिम डिविडेंड आ जाता है, बताया था, कभी फाइनल डिविडेंड आ जाता है, तो वो जो पैसा जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको डिविडेंड कहते हैं. सवाल मेरा ये है, क्या उस डिविडेंड पे टैक्स लगता है या नहीं लगता? तो जवाब उसका ये है कि गवर्नमेंट तो देख रही है कि इस घरेलू औरत ने शेयर्स खरीदे हैं. एक फायदा इसको तब होगा when she'll be selling the shares, कि जब ये शेयर बेचेगी तो उस पे कैपिटल गेन होगा, उस पे तो सरकार टैक्स लेगी. लेकिन हर साल इसके घर पे डिविडेंड भी तो आ रहा है, या साल में 2 दफा डिविडेंड भी आ रहा है. दैट इज ऑल्सो योर इनकम, वो भी तो आपकी इनकम है, तो उस पे भी सरकार आपसे टैक्स लेती है. तो ये सवाल था कि क्या डिविडेंड पे टैक्स होता है? जी बिल्कुल होता है. अच्छा, अब तवज्जो सुने. वन इज कॉल्ड फाइलर एंड सेकंड इज नॉन फाइलर. जो जाहिर है इस वक्त पूरी दुनिया में ये डेवलप्ड इकोनॉमीज तो इसमें है ही, लेकिन अंडर डेवलप्ड नेशंस भी, अगर आप पाकिस्तान की बात करें, तो दे वांट टू पीपल, दे आर मोटिवेटिंग पीपल पॉजिटिव या नेगेटिव मोटिवेशन के थ्रू, डरा के, धमका के, लालच देके, दे वांट यू टू बी द पार्ट ऑफ टैक्स सिस्टम, कि भाई आप भी अपने टैक्स रिटर्न जमा कराएं. सही है ना, जिसके पास भी कोई वो जो भी क्राइटेरिया उन्होंने रखा है. एक है ना फाइलर, एक है नॉन फाइलर. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी फाइलर होंगे मेरी तरह. ठीक है, अब सुने. फाइलर को हमेशा मोटिवेशन एक ये रखी गई है कि भाई अगर किसी फाइलर ने शेयर्स बाय किए, हाँ, वो फाइलर द वन हु इज सबमिटिंग द टैक्स रिटर्न एंड व्हाटएवर द टैक्स कैलकुलेटर्स पे, यानी एक बाइज्जत रिस्पांसिबल सिटीजन. अगर एक फाइलर, उसके घर पे डिविडेंड आएगा, सरकार ने कंपनी से कहा हुआ है कि ओके, यू सेंडिंग द डिविडेंड टू पीपल, यू हैव टू डिडक्ट द टैक्स, क्योंकि हम टैक्स लेंगे उन आम लोगों से, क्योंकि डिविडेंड इनकम. तो फाइलर हो अगर आप, तो आपका रेट है 15%, 15% यू पे. सही है ना, और आपको पे करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हुआ होता है. जब कंपनी भेजती है ना, तो 15%, 100 रुपये आपका बनता है, लेट्स से डिविडेंड, 15 रुपए सरकार को भेजेगी, आपको मिलेगी ये लो 85 रुपये आपका.
बट इफ यू आर अ नॉन फाइलर, सही है ना, आप रिस्पॉन्सिबल शेयरी नहीं हो, बट स्टिल यू बाय शेयर्स एंड यू आर एंटाइटल्ड फॉर डिविडेंड, ऑब्वियसली यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, तो आपका रेट है 20%, और अब वो बढ़ा के या बढ़ा देंगे या बढ़ा दिया है 30% कर दिया है, यानी 100 रुपये पे आपके घर पे सिर्फ 70 रुपए है। 30 रुपए सरकार ने कहा भाई दे दो, क्योंकि इसने टैक्स तो आगे देना नहीं। ये वही है जो आप बैंक जाते हो और आप बैंक से व्हेन यू डू द कैश ट्रांजैक्शन और व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग द चेक, इफ यू आर you get the benefit, if you are non filer तो सरकार बोलती है भाई मैं ज्यादा लूंगी, सही ना। तो अब इस सवाल का जवाब कि क्या डिविडेंड पे टैक्स लगता है, the answer is yes, बिल्कुल लगता है, और उसमें बाकायदा डिस्क्रिमिनेशन है फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की। इसी तरह एक बात मैंने आपसे कही थी, इफ यू रिमेंबर, कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जस्ट लाइक पावर सेक्टर, सरकार वांट्स टू एक्सेलरेट, वांट्स टू प्रमोट दैट सेक्टर, तो उस सेक्टर पे सरकार ने कहा है कि जो भी बैंक के शेयर लेगा, नहीं टेक्सटाइल के शेयर लेगा ना, अगर तुम पावर सेक्टर के शेयर लोगे तो उस पे भी तुम्हें डिविडेंड मिलेगा एंड यू गेट मोर डिविडेंड, सही ना, पे आउट रेशियो उनका अच्छा है, और उसके डिविडेंड पे हम तुमसे टैक्स भी कम लेंगे, तो लोगों की एक मोटिवेशन होती है कि यार इस तरफ, तो उसके लिए फाइलर का कुछ है 7.5%, 7.5%, और नॉन फाइलर के लिए 12.5% है कुछ, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या कैपिटल गेन टैक्स होता है, जी होता है। क्या डिविडेंड जो आपकी इनकम है उस पर टैक्स होता है, जी बिल्कुल होता है, क्योंकि उससे भी आपका घर का दाल चावल पानी चल रहा होता है, बिकॉज दैट्स एन इनकम फॉर यू, यू हैव इन्वेस्टेड अमाउंट एंड यू गेट अ रिटर्न आउट ऑफ इट, जो भी आपको कैश डिविडेंड मिल रहा है तो उस पर टैक्स होता है, लेकिन फाइलर और नॉन फाइलर की उस पर एक डिस्क्रिमिनेशन। ओके, लेट्स प्रोसीड। शेयर होल्डर्स को, मेरे पास बड़ी अच्छी एग्जांपल आई थी, मैं आपके साथ शेयर करूं, कंफ्यूज नहीं होना है, अगर थोड़ी सी मुश्किल भी लगती है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि गोइंग आम भाषा, बट कॉमन लैंग्वेज में मैं आपको ये बताऊंगा। वैसे सर मुस्तफा भी जब पढ़ाएंगे, वन विल बी एट एडवांस लेवल, तो उसमें भी ये चीजें आएंगी, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ शेयर होल्डर को जिस तरह बेनिफिट होता है थ्रू कैपिटल गेन, शेयर होल्डर को शेयर रखने का बेनिफिट होता है, दे गेट अ डिविडेंड, इसी तरह कुछ कंपनीज होती हैं जो अपने शेयर्स बाय बैक करती हैं, अपने शेयर्स बाय बैक करती है, फिर से खरीद लेती है। देखिए जरा तवज्जो सुने, इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं अमेरिकन एयरलाइंस की। मैं कोई मुश्किल बात नहीं करना चाहता, मैं गो वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, ठीक है। देखिए एयरलाइंस लेट्स से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, दे गेटिंग वेरी गुड प्रॉफिट, you are the shareholder, I am the shareholder, there's so many shareholders in the market, see, हजारों लाखों मिलियंस शेयरहोल्डर्स। एयरलाइंस के प्रॉफिट अच्छे होते हैं तो ये एयरलाइंस क्या करती हैं, सही है ना, इनके पास प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं तो ये है ना मार्केट में से जो शेयर्स होते हैं ना, ये खुद बाय बैक कर लेती है, वापस ले लेती है अपने शेयर्स मार्केट से, आपसे नहीं ले रही है, आपके पास तो आपके शेयर्स हैं वो तो रहेंगे, लेकिन जो शेयर्स है ना, कुछ शेयर्स मार्केट से वो उठा लेती है, बाय बैक कर लेती है। किस तरह बाय बैक करती है, थ्रू देयर ओन प्रॉफिट्स, थ्रू देयर ओन रिजर्व्स। अब जरा सोचें, अब जरा सोचें, एयरलाइन की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होती है, वो तो अपनी जगह अच्छी चल रही है, they get the customers, customer pays the the revenue, income आती है, और उससे जहाज उड़ रहे हैं, लैंडिंग टेक ऑफ लैंडिंग, यानी कंपनी की परफॉर्मेंस, यानी जो डॉलर बनाने की मशीन है वो तो अच्छी चल ही रही है, इट्स ग्रोइंग और इट्स कांस्टेंट व्हाटएवर, सही है, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन मार्केट में जो हिस्सेदार हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो कम हो गए। अब जरा सोचें, जब शेयर होल्डर्स वो कम हो गए हैं, इजी करके सोचें, प्रॉफिट उतने ही आ रहे हैं, पहले जो प्रॉफिट थे दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑन दिस लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, नाउ द सेम प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑन स्मॉल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, तो हर शेयर होल्डर को मुनाफा ज्यादा मिलेगा, हर शेयर होल्डर की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली मार्केट में शेयर प्राइस भी आपकी बढ़ जाएगी, यानी आप खुश नसीब शेयर होल्डर होगे कि यार इसकी मिसाल यूं ले और इजी कर ले, मिसाल के तौर पे एक पार्टनरशिप है, 6 लोग पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म जो है, जो कंपनी है जो काम कर रही है वो तो उसी तरह कर रही है, सेम प्रॉफिट एवरीथिंग इज गुड, लेकिन अब वो 6 में से अगर 4 पार्टनर हो जाए तो वही जो पहले जो प्रॉफिट था वो पहले 6 में बंटता था, 4 में बटेगा, आप खाने वाले 4 है, तो ये वाला चक्कर, ये शेयर प्राइस भी ऊपर जाने लगती है, मुनाफा भी ज्यादा मिलने लगता है, क्योंकि
एयरलाइन में अपने शेयर्स बाय बैक करें, लेकिन अब एक फड्डा शुरू होता है। और वो फड्डा क्या है जो आप हमेशा सुनते हैं अमेरिका में, जो एक चलता है बिटवीन द डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। कोरोना वायरस का केस आ जाए, एयरलाइंस के जहाज पार्क हो जाते हैं। मेरी एक बात हुई, एक लेडी है, शी इज वर्किंग इन अमेरिकन एयरलाइंस, ना जरा सुने तो उसने मुझे बताया कि ड्यू टू दिस कोरोना वायरस थिंग, अमेरिकन एयरलाइन दे पार्क 50% ऑफ देयर एयरक्राफ्ट। सही है ना। अब ये कोई छोटी मोटी पीआईए जैसी एयरलाइन नहीं है कि जिसके बाद 4 जहाज हो या शाइन एयरलाइन दो। जैसे वो बोइंग 737 मैक्स की बात करें तो कोई 700 जहाज तो साउथ वेस्ट के पास से सर। तो पता ये चला उसका 50% जहाज तो उसने अपने पार्क कर दिए, वो पार्क कर दिए थे। और बोला कि रिमेनिंग 30-40-50% जो उड़ते हैं उसमें दे हैव ओनली 6-7 पैसेंजर्स। आप सोचें कितनी बुरी तरह परफॉर्मेंस डाउन हुई, प्रॉफिटेबिलिटी हुई, इट्स ऑलमोस्ट क्रैश। तो पता है जब एयरलाइंस इस तरह डाउन हो जाती हैं ड्यू टू 9/11 से, ड्यू टू कोरोना वायरस से, ड्यू टू व्हाटएवर रीजन इज, फिर वो जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, सेनेट को देखते हैं कि डू सम बेल आउट। सही ना, जिसमें ज़ाहिर है रिपब्लिकन्स हैं और वो ट्रम्प वाली पार्टी तो हमेशा बोलेंगे कि ठीक है भाई इनको बेल आउट करते हैं। बेल आउट जो करते हैं, जो बेल आउट का पैसा दिया जाता है वो असल में आम आदमी का होता है, आम टैक्स पेयर का होता है। सही है ना, हमारा पैसा होता है जो ये फिर उसको देते हैं कि भाई तुम लोग सर्वाइव करो। आम आदमी या स्पेशली ऑपोजिशन ये शोर मचाती है कि एयरलाइंस when there were good days, when there were happy days, you were making good profits, your performance was good, तो जो तुम्हारे पास प्रॉफिट्स थे वो तुमने क्यों नहीं संभाले फॉर द रेनी डेज। अब जब बुरे दिन आए हैं तो तुम्हारे पास, तुमने उस टाइम अपने डिविडेंड्स भी बांट दिए, उस टाइम तुमने बायबैक क्यों किए अपने शेयर्स। वो जो पैसा पड़ा था दैट हैज टू बी केप्ट फॉर रेनी डेज, वो अपने एम्प्लॉइज के लिए रखते, अपने सर्वाइवल के लिए रखते। तुम उस टाइम पे तो कभी सीईओ की तनख्वाहें बढ़ा देते हो, कभी कुछ कर देते हो। तो ये चीज एक बड़ी डिबेटेबल चलती है, और वैसे भी एक डिबेट यहाँ चलती है ना इस बात पे कि भाई क्यों कॉर्पोरेट्स को पैसा दिया जाता है, आम आदमी को क्यों नहीं दिया जाता। लेकिन जाहिर है उसके पीछे, जैसे मैं इसी फेवर में हूँ कि हाँ भाई कॉर्पोरेट्स जो है, जो कंपनीज हैं, वो एक आम आदमी के सामने उनकी समझ ज्यादा है, दे क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, दे वर्क गुड फॉर इकोनॉमीज। ऑल्दो मसले मसाइल भी कि जाहिर है एक बड़ा ये गवर्नेंस का इशू है कि भाई जब हम बेल आउट करेंगे तो बेल आउट का मतलब यही है कि भाई ऐसा ना हो कि तुम सारा पैसा डिविडेंड में बांट दो, या बेल आउट हुआ तो तुमने जो है ना, यानी यूं समझो कि एक घर में खाने को पैसे नहीं, आपने उसको जाके पैसे दिए, उसने ड्राइंग रूम के लिए अच्छा सा फर्नीचर ले लिया या एलईडी स्क्रीन ले ली। व्हाट इज दिस, मैंने तुम्हें इसलिए दिया था सो दैट यू कैन सर्वाइव। इसी तरह कोरोना वायरस के टाइम पे जो कुछ स्मॉल कंपनीज थी उनको जो बेल आउट किया गया और लोन दिया गया, उसके पीछे कंडीशन ये रखी कि इफ यू हैव 0 to 500 एम्प्लॉइज, वजह उसके पीछे ये रखी कि भाई आप अपने कम से कम एम्प्लॉइज को रिटेन करोगे। इफ यू रिटेन योर एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट इज देयर टू सपोर्ट। अगर तुम अपने एम्प्लॉइज को भी निकाल रहे हो तो फिर हम तुम्हें किस बात का लोन दे और किस बात का फिर बेल आउट। तो यही ये एयरलाइंस के लिए बहुत ज्यादा इस पे शोर होता है कि भाई जब तुम्हारे पास रिजर्व्स होते हैं तो व्हाई डोंट यू कीप इट फॉर रेनी डेज, तुम बाद में पैसे मांगने आ जाते हो। नहीं खैर ये एक ऑनगोइंग डिबेट है और बड़ी पॉलिटिकल डिबेट है सारी। ठीक है चले, और डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स इन दिस। अच्छा जी, हम थोड़ी सी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। Let's say today is Monday, XYZ month, 1st Feb, कोई भी नाम रख लें, 1st Feb रख लें, मंडे रख लें, कुछ भी सही ना। आप एक शेयर को फॉलो कर रहे थे जिसका नाम है POL, पाकिस्तान ऑयल्स। लेट्स से उसकी शेयर प्राइस चलती थी 400 रुपए, कभी 402, समटाइम 403, समटाइम 404। तवज्जो सुनना मेरी बात, सही ना, कभी 399, कभी 405। आप उसको फॉलो कर रहे हो एंड यू हैव सम गुड टिप्स, आपको पता है इसका पे आउट डिविडेंड ये सब अच्छा देता है, एंड यू वांट टू बाय इट। सही ना, आपके पास 30-40 लाख रुपए पड़ा है, अपने घर में 10 लाख शेयर है। ओके, एक दिन आप सुबह उठते हो, one fine morning you wake up and you see the share drop down to 380 somewhere. आपने ऐसे आंखें खोली एंड यू ओपन द ऐप एंड यू सी ओ 380। अच्छा अभी तक हमने लाइव ट्रेडिंग की नहीं, डोंट वरी, अभी ये आपकी क्लास भी हो जाए, बल्कि मुझे लगता है मुझे एक और क्लास नहीं होगी एंड देन वी डू इट। दैट्स वेरी यूजर फ्रेंडली, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ हाउ इट देखा आपने और 380 का, पर आपने राइट अवे क्लिक करके ये बहुत शेयर्स, बड़ी अच्छी ऑफर मिल गई थी यार, 400 का शेयर जो चल रहा था आज अचानक 380 का हो गया, अचानक 380 का हो गया। या आपने अपने दोस्त को कह दिया कि यार वो मेरे लिए जल्दी से, या मे बी यू हैव अ प्रीमियम अकाउंट, आपने ट्रेडर को बोला कि गेट 10,000 शेयर फ्रॉम मी, ये 380 का हो गया, बड़ा जबरदस्त, उसने बाय कर दी। आपको ये पता ही नहीं थी बात
जरा तवज्जो से इस बात को सुनना है। बात ये है, देखिए जब दरख्त पे फल लगे हुए हों, एक खेत है जिसमें दरख्त है और दरख्त पे फल लगे हुए, तो वो जो बंदा लाइक द हु इज द सेलर ऑफ दैट फार्म, वो क्या करेगा? वो आपको बोलेगा भाई सिर्फ दरख्त और जमीन और इसके पैसे नहीं लूंगा, कई लाखों के फल भी लगे हुए जो मैं बेच सकता हूँ द मार्केट, तो मैं तुमसे फल के पैसे भी लूंगा, क्योंकि आप दरख्त ऐसा अकेला नहीं है, सिर्फ इसकी वैल्यू लकड़ी या रूट्स और ये नहीं है, इसके ऊपर फ्रूट्स भी है, इसके ऊपर फ्लावर्स भी हैं। या यूं बोलो कि गाय के पेट में बच्चा है तो गाय की कीमत बढ़ गई ना, हाँ कुर्बानी का है तो फिर मसला अलग है, सही ना। वरना गाय के पेट में बच्चा तो मतलब सिर्फ गाय थोड़ी दे रहा हूँ, 7 बच्चे भी जा रहे हैं, तो उसकी कीमत अलग होती है। ये तो एलिमेंट एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही जब शेयर्स का डिविडेंड अनाउंस होता है, तो इसका मतलब उस शेयर के पेट में बच्चा है डिविडेंड का, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस बढ़ी हुई होती है। अब मैं आपको जरा, क्योंकि मैं गवर्नेंस का भी टीचर हूं, तो मैं आपको थोड़ा सा जरा ये तरीका समझाऊं कि डिविडेंड अनाउंस कैसे होता है, जरा हुआ सच में। देखिए व्हाई कंपनी पेज डिविडेंड, हाउ दे गेट द डिविडेंड, बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस। एयरलाइन का शेयर लेते हो तो एयरलाइन का डिविडेंड कैसे पूरी दुनिया को मिलता है, या जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसको कैसे मिलता है, बिकॉज एयरलाइन वर्क्स। ठीक है, इसी तरह अगर लेट्स से अगर मेरे कॉलेज के आप शेयर होल्डर बन जाए, हाउ विल यू गेट द डिविडेंड? व्हेन आई टीच, the teachers will teach, when we'll have so much customers। सीधी बात है, अगर आप एक सीमेंट सेक्टर उसके शेयर उठाते हो, इसका मतलब वो काम करते हैं। अब देखिए जब कंपनीज वर्क कर रही होती हैं, परफॉर्म कर रही होती है, तो फिर एवरी क्वार्टर दे मेक अकाउंट्स, जो हमने पहले बात भी की कि वो अकाउंट्स बनाते हैं, बैठते हैं भाई, हर 3 महीने बाद मैनेजमेंट बैठती है और बोलती है भाई इस 3 महीने की क्या परफॉर्मेंस थी, तो वो जब रिकॉर्ड्स अकाउंट्स बनाते हैं तो फिर पता चलता है भाई या तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। ऐसे 6 मंथ्स के अकाउंट, साल के अकाउंट्स ऐसे बनते हैं। अच्छा, कौन लोग बैठ के ये अकाउंट्स बनाते हैं और कौन यानी ये सब चीजें सोचते हैं? तो हम यूं बोले अभी सीधे लफ्जों में आपको समझने के लिए, जैसे एक मुल्क को चलाने के लिए यू हैव अ पार्लियामेंट, यू हैव बिग बॉयज, इलेक्टेड बॉयज सिटिंग इन द असेंबली सेनेट। कंपनी के लिए जो सबसे हायर जो बॉडी होती है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने वो रिकॉर्ड आते हैं, तो वो बंद कमरे के अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, द चेयरमैन है, ये बड़े लोग, सी पोजीशन सारी सीएफओ, ये बैठ के फिर देख के अनाउंस करते हैं कि भाई चलो इस दफा हर शेयर होल्डर को 10 रुपया डिविडेंड देना या 15 रुपया देना या व्हाटएवर, जो भी ये डिविडेंड प्रपोज करते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं, सही है ना ये लोग। अच्छा, अब जरा यहाँ पर मैं एक और बड़ी अहम बात आपको बताऊं, जरा सोचें इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं, शेयर मार्केट इज एक्टिव। अब आजकल पता नहीं 3:30 पे बंद होती है, कब होती है, जब मैं पाकिस्तान में 3:30 होती थी, तो आई डोंट नो, लेट्स से 2 o'clock, सही ना, इट्स 2 o'clock, मार्केट इज एक्टिव। अच्छा, ये बात याद रहे कि ये पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है कि भाई टुडे देयर वुड बी अ बोर्ड मीटिंग ऑफ पॉजी फर्टिलाइजर और लकी सीमेंट और एप्पल कंपनी या व्हाटएवर। बोर्ड मीटिंग एक पब्लिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक को पता होता है कि यार बोर्ड मीटिंग है, तो सबकी नजरों में होती है, लेकिन जो उसके अंदर जो बात हो रही है वो पब्लिक को नहीं पता होती कि व्हाट इज द नंबर। जो वो नंबर बाहर लीक करता है उसको मैंने आपको पहली क्लास में कहा था, कहते हैं इनसाइडर। फिर उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होते हैं जो पहले से नंबर बताता है, ऑल्दो मार्केट में कहीं ना कहीं नंबर छुप के निकल ही आते हैं, कहीं ऑडिटर बिके हुए होते हैं, ये प्रैक्टिकल बात है, लेकिन उसकी सजाएं मैंने आपको, शायद क्रिमिनल एक्टिविटी है ये, क्योंकि इससे यू एक्चुअली इफेक्टिंग द होल मार्केट, द होल पब्लिक, और ये एक अनफेयर ट्रीटमेंट है कि कुछ लोग फायदा उठा लेते हैं और जो हकदार हैं वो रह जाते हैं। तो इसका मतलब यानी लोगों को पहले से पता है कि यार ये होने वाला है, ये इवेंट होने वाला है, अच्छा या बुरा, अगर बुरा होने वाला है तो मार्केट में शेयर्स बेच देते हैं, बेच रहे होते हैं तो कोई खरीद भी तो रहा होता है, आप और मेरे जैसा मासूम। यानी हमारे साथ अनफेयर हो रहा है कि इतना सारा शेयर मार्केट में किसी ने फ्लोट कर दिया, इसका मतलब अंदर की बात किसी को पता है, या फिर अगर किसी को पता है कि द प्रॉफिट्स आर गोइंग टू बी ग्रेट, तो वो आपसे शेयर अच्छी कीमत पे भी उठा रहे हैं। कोरोना वायरस के चक्कर में एक आवाज ये भी तो आई है ना कि कुछ सेनेटर्स के नाम डाले गए और कुछ एग्जीक्यूटिव्स के नाम अमेरिकन में, कि भाई इन्होंने अपने शेयर्स कैसे बेच दिए पहले से, यानी मटीरियल शेयर्स कैसे बिके। तो उस पे कुछ लोगों की ये आवाज भी है कि भाई इनको शायद पहले से ये बात पता थी कि ये इस वक्त आगे अमेरिका को हिट करेगा और इस तरह प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हुई है, दे आर आउट। तो ऐसा होता है, तो फिर ज़ाहिर है जो इनसाइडर होते हैं और अगर वो पकड़े जाएं, अगर रेगुलेटर भी इतने फेयर हो और इंसाफ हो, तो फिर बाकायदा उनको चक्की पीसनी पड़ती है और बॉडी शॉडी बनती है, जेल में उनकी मजबूत। तो खैर बात को समझिए तवज्जो से, जब बोर्ड मीटिंग होती है तो 2 बजे के टाइम पे लेट्स से देयर इज अ बोर्ड मीटिंग ऑफ एनी एक्सवाइजेड कंपनी, तो सारे ट्रेडर, ब्रोकर, आम आदमी, मेरे जैसे, आप जैसे सब एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या हुआ अनाउंसमेंट।
तो जो अंदर जब डिविडेंड अनाउंस होता है तो the big boys, the directors, those who are sitting in the boardroom, they are not supposed to leave the boardroom. पहले तो ऐसा होता था कि वो निकल जाते थे और उनको पता होता था, देखो जैसे मिसाल के तौर पे शेयर है 380 का, जरा गौर से सुनो, ये शेयर पे अभी अनाउंस होगा 20 रुपए डिविडेंड, तो एक झटके में ये मार्केट को जैसे ही पता चलेगा ये शेयर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अब ये शेयर की कीमत बढ़ गई है, इसके पेट में डिविडेंड आ गया है। बात को जरा समझें, अगर ये बात डायरेक्टर्स को पता है और उन्होंने मशवरा कर लिया और बोर्ड मीटिंग हो गई और उनको अलाउ कर दिया कि अब आप लोग इस रूम से बाहर निकले, पहले निकलते वाइफ को कॉल मिलाएंगे, बाय शेयर एट 380 क्योंकि सून इट्स गोइंग टू बी 400, सही ना, मार्केट में आवाज नहीं आई है, बाय कर लो। और जब ये इलेक्ट्रॉनिक और ये ट्रेडिंग और ये वेबसाइट्स और ये नहीं होती थी तो बाहर निकले, उसने चचा को बोल दिया, उसने भतीजे को बोल दिया, पहले इन्होंने शेयर बाय कर ली, तो क्या हुआ, वही बात अनफेयर हो गया। तो होता ये है कि जब when they sit in the boardroom and when they announce this, when they declare this dividend, let's say 20 rupees dividend आएगी, तो जो कंपनी सेक्रेटरी which is a legal position, वो बकायदा, ये इनको अलाउ नहीं होता कि कोई कम्युनिकेट करें या फोन यूज करें, कुछ भी रूम से नहीं जा सकते। they give a call to the stock market और बाकायदा आपको वेबसाइट है ये सारी चीजें, और उस पे बाकायदा अनाउंसमेंट होती है कि XYZ company, they had a board meeting, they done with the board meeting and the dividend is announced XYZ dollars whatever। जैसे ही वो आता है पूरी मार्केट को पता चल गया, अब मार्केट की मर्जी, वो लोग लेना चाहते हैं तो वो 380 से 400 पे हो जाए, 390 पे हो जाए, whatever the forces work। लेकिन उसके बाद जब ये अनाउंस हो जाता है, घंटा बज गया सब, अब इनको कहा जाता है जेंटलमैन यू मे लीव नाउ, सही है ना, अब आप जाएं, अब आप एक आम ट्रेडर की तरह बाय करें, सही है। खैर ये बात हो गई गवर्नेंस की, बात को जरा समझे। आप जिस सुबह उठे थे आपने देखा यार शेयर जो है, अच्छा अब एक मिनट, शेयर कितने का था वैसे कितने का था आम दिनों में, एक एग्जांपल 380 का, लेकिन जैसे डिविडेंड अनाउंस हुआ कितने का हो गया 400 का। अब ये चलता रहेगा, कभी 401, कभी 402, तीसरे दिन 403, इसके पेट में क्या है, डिविडेंड है। सुनना, अगर आप आज मार्केट से शेयर खरीदोगे 400 का, आर यू इंटाइटल फॉर द डिविडेंड? यस सर यू आर। आपको मिलेगा थोड़े दिनों बाद, उसी वक्त नहीं मिलेगा कि अभी आ जाएगा, नहीं, आज आपने शेयर खरीदा आपको मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी ये 20 रुपए महंगा है, 20 रुपए उसकी कीमत है अंदर, कोई बड़ा एहसान नहीं हो रहा, 20 रुपए तो इसके अंदर मौजूद है जो आपको वेरी सून यूल गेट इट, सही है। 402 403 चलता है, लेकिन जिस दिन वो डिक्लेयर हो गया था इसकी प्राइस ऊपर चली गई थी, अब इसके चेक्स भी तो बनेंगे, फिर उसमें से टैक्स कटेगा और शेयर होल्डर के घर जाएंगे वो चेक, सही है ना, 45 डेज का उसमें टाइम होता है। जिस दिन, मैं फिर कह रहा हूं, आज अगर आप शेयर खरीदोगे क्या आप इंटाइटल हो डिविडेंड के लिए? यस। कल खरीदोगे, परसों खरीदोगे, सब, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब ये कैश निकल जाता है, यानी चेक्स रिलीज कर दिए भाई डिविडेंड, उस दिन के बाद जब आप शेयर खरीदोगे तो नाउ यू आर नॉट इंटाइटल फॉर द डिविडेंड। तो आप जरा सोचें, उस दिन कोई 400 का शेयर खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना, उस दिन ये शेयर गिर के 380 का हो चुका होगा। और उस दिन अगर गलती से आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या सोच रहे होगे, जो मैंने अभी आगे एग्जांपल दी कि आप सोच रहे थे यार शेयर तो 400 का होता है, 402 का होता है, 403 का होता है, आज 380 का कैसे मिल रहा है? बेटा आज 380 कैसे मिल रहा है कि इस शेयर की डिलीवरी हो गई, अब इसके पेट में कुछ नहीं, डिविडेंड निकल गया, सही है ना, अब ये शेयर हो गया 380 का। आज जो भी बाय करेगा उसको अब डिविडेंड नहीं मिलेगा, आज के बाद से डिविडेंड नहीं, क्योंकि चेक निकल गए, सही है ना। अब देखो इस प्राइस को हम कहते हैं, इस प्राइस को कहा जाता है एक्स डिविडेंड प्राइस, यानी जिस दिन शेयर में से डिविडेंड की प्राइस निकल जाए तो वो प्राइस ऑटोमेटिकली गिर जाती है, उसको कहते हैं एक्स डिविडेंड प्राइस। देखो ये कोई बुराई नहीं है भाई, सारे जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होगा शेयर प्राइस ऊपर चली जाएगी, 1 2 4 10 दिन 15 दिन रहेगी, जब तक चेक नहीं बनते, चेक रिलीज नहीं होते। जिस दिन चेक रिलीज हो गए उस दिन के बाद से अब जो शेयर होल्डर होंगे, जो अब नए शेयर होल्डर बनेंगे, दोज हु विल बी बाइंग द शेयर, दे आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर द डिविडेंड। तो जाहिर है वो प्राइस, वो क्यों 400 पे बाय करेंगे, तो प्राइस गिर के 380 हो गई, इस प्राइस को हम कहते हैं एक्स डिविडेंड प्राइस। ख्याल रहे कभी भी आपसे ये गलती ना हो कि आप एक्स डिविडेंड प्राइस को ये समझ रहे हो कि शेयर सस्ता हो गया, शेयर सस्ता नहीं हुआ, उसमें से डिविडेंड का एलिमेंट हट गया, दैट्स इट। ओके, हमारी डिविडेंड टैक्स पे बात हो गई, एक्स डिविडेंड प्राइस पे बात हो गई, इस पे हो गई। ओके, लेट्स प्रोसीड।
मुझे एक बच्चे ने कहा था कि इसके बारे में थोड़ा सा फिर बोल दें मार्जिन। अभी मैंने ह्यूमन बिहेवियर पे बात नहीं की, आप लोगों ने मेरे साथ रहना उस पर, सही है ना, वो मार है उस पर, मार्जिनल कॉल पे बात की। मैंने आपसे कहा था कि एक होता है कि when you open your account and you have cash in your account and you buy shares with your cash, और दूसरी चीज होती है जिसको मैंने कहा था कि you get a credit, सही ना, 10 times 3 times 5 times, और वो किस वजह से कि सारे मार्केट को बूस्ट करने के लिए आप उधार लेते हो। वो सारी बातें हमारी हो चुकी हैं इन द फर्स्ट और मे बी सेकंड मीटिंग में हमने ये बातें की। मार्जिनल कॉल आपको कब आती है, आपको याद मैं करा दूं कि एससीसीपी ने ये बड़ा अच्छा कर दिया कि पहले ये होता था कि आप बस क्रेडिट लाइन बड़ी से बड़ी उठा लेते थे, सही है ना, लेकिन अब ये कह दिया कि भाई आपके पास 50% शेयर्स हो तो 50% आपके पास कैश हो आपके अकाउंट में, सही है ना। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 10 रुपए हैं अकाउंट में, तो वो 5 रुपए के अगर आपने शेयर्स बाय किए हुए ठीक है, लेकिन बाकी 5 लिक्विड कैश भी हो, देन यू कैन हैव 100 का एक्सपोजर, तो आप एक बड़ा एक्सपोजर वो लेने देगा आपको, सही है ना। आपने एक्सपोजर ले लिया। बच्चे कहते हैं मार्जिनल कॉल होती क्या है? मार्जिनल कॉल ये होती है कि जैसे ही आपने एक्सपोजर लिया ना, 100 रुपए का एक्सपोजर ले लिया, आपके पैसे तो इसके अंदर $10 है, रिमेनिंग $90 इज बेसिकली अ लोन। अब पता चला वो 100 की प्राइस हो गई 95, तो जो ब्रोकर है ना वो आपको कॉल देगा कि भैया घर से पैसे लाओ और अपने अकाउंट में डालो, फौरन डालो अपने अकाउंट में पैसे, वी नीड मनी, क्योंकि जो तुम्हारा जो 100 का एक्सपोजर है जिसमें से 90 मेरे हैं, वो गिर के हो गया 95, तुम्हारे तो उसमें 10 थे, तुम्हारे 5 तो जाया हो गए जो लिक्विड फंड थे, वो तो जाया हो गए, सही है ना, राइट नाउ इट्स गॉन। तो वो कहेगा कि तुम लाओ जल्दी से फंड इसमें इंजेक्ट करो। अगर आपने फंड इंजेक्ट नहीं किए तो वो फौरन उसको स्टॉप करेगा अकाउंट को, और इमीडिएटली वो सारे शेयर्स को बेच देगा वन क्लिक पे। जब शेयर्स बिकेंगे तो पैसा कितना आएगा? 95। 100 का अकाउंट था ना, 95 पे आ गया था। आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर है वो भी यूज कर लेगा, वो सब कुछ यूज करके वो अपने पैसे पहले निकालेगा, तो अपने पैसे निकालने जो $90 है प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना। इसको कहते हैं कि 5 लिक्विड कैश भी हो, देन यू कैन हैव 100 का एक्सपोजर, तो आप एक बड़ा एक्सपोजर वो लेने देगा आपको, सही है ना। आपने एक्सपोजर ले लिया। बच्चे कहते हैं मार्जिनल कॉल होती क्या है? मार्जिनल कॉल ये होती है कि जैसे ही आपने एक्सपोजर लिया ना, 100 रुपए का एक्सपोजर ले लिया, आपके पैसे तो इसके अंदर $10 है, रिमेनिंग $90 इज बेसिकली अ लोन। अब पता चला वो 100 की प्राइस हो गई 95, तो जो ब्रोकर है ना वो आपको कॉल देगा कि भैया घर से पैसे लाओ और अपने अकाउंट में डालो, फौरन डालो अपने अकाउंट में पैसे, वी नीड मनी, क्योंकि जो तुम्हारा जो 100 का एक्सपोजर है जिसमें से 90 मेरे हैं, वो गिर के हो गया 95, तुम्हारे तो उसमें 10 थे, तुम्हारे 5 तो जाया हो गए जो लिक्विड फंड थे, वो तो जाया हो गए, सही है ना, राइट नाउ इट्स गॉन। तो वो कहेगा कि तुम लाओ जल्दी से फंड इसमें इंजेक्ट करो। अगर आपने फंड इंजेक्ट नहीं किए तो वो फौरन उसको स्टॉप करेगा अकाउंट को, और इमीडिएटली वो सारे शेयर्स को बेच देगा वन क्लिक पे। जब शेयर्स बिकेंगे तो पैसा कितना आएगा? 95। 100 का अकाउंट था ना, 95 पे आ गया था। आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर है वो भी यूज कर लेगा, वो सब कुछ यूज करके वो अपने पैसे पहले निकालेगा, तो अपने पैसे निकालने जो $90 है प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना। इसको कहते हैं मार्जिनल कॉल ना, तो दे गिव यू एक्चुअली दे गिव यू अ कॉल कि भाई उस तरह, चाहे रिमाइंडर कॉल उस तरह कि भाई इमीडिएटली आपने फंड इंजेक्ट कर, फंड इंजेक्ट नहीं करोगे हम आपके अकाउंट को चलने देंगे, तो उसको हॉल्ट कर देता है उसी वक्त, सही है ना। सो दैट प्राइस नाइदर इट्स गो अप और डाउन, कुछ भी नहीं बोलो भाई, इधर ही मैं रोकना चाहता हूँ। हाँ। अच्छा, मुझे एक तो हमारी ये वाली बात हो गई ये कैलकुलेशन पे। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर ये क्या होता है इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है? आपने आप सुनते हो के एस सी 30 इंडेक्स, सुना है के एस सी 100 इंडेक्स, बिल्कुल इसी तरह यूएस में होता है डाउ जोन्स, सही है ना, या एस एन पी 500। तो ये जैसे के एस सी 30 इंडेक्स, तो हम क्या कहते हैं, ये 30 कंपनीज, 30 ब्लू चिप कंपनीज जिसका इंडेक्स है, जो उसकी परफॉर्मेंस को देख रहा होता है, इंडेक्स चार्ट को देखते हो, सही है ना। अब तो खैर पाकिस्तान में बहुत सारे इंडेक्स आ गए, लेट्स से बैंकिंग का अपना इंडेक्स है, बैंकिंग के जो सेक्टर है मिड टियर बैंक्स के, ऑयल का अपना इंडेक्स है, सही है ना, आपको बहुत सारे इंडेक्स बना दिए। इसी तरह डाउ जोन्स जो है, जिसको कहा जाता है डाउ 30 भी, सही है ना, इसमें वो 30 कंपनीज है जिसको ये देखते हैं। इसी तरह एस एन पी 500, ये वो 500, तो इंडेक्स से मराद वो चार्ट है जो परफॉर्मेंस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, पर्टिकुलर शेयर्स, पर्टिकुलर कंपनीज एक्चुअली, सही है ना। ये इन स्टॉक्स को वो देख रहा होता है कि ये 30 कंपनीज किस तरह परफॉर्म कर रही है, सही है ना। इस तरह समटाइम कहते हैं ना बेल वेदर कंपनी, बेल वेदर कंपनी उसको कहते हैं, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, जरा तवज्जो सुनिए। बेल वेदर कंपनी उसको कहते हैं
which is actually in a particular sector, in a particular industry, which is actually a benchmark company. जैसे अगर पाकिस्तान में बोले लकी सीमेंट जो कि प्राइस मेकर है सीमेंट सेक्टर के लिए, बोले अगर लकी सीमेंट गिर रहा है या लकी सीमेंट के साथ प्रॉब्लम है, तो एक थोड़ा सा आवाज आ जाती है यार इसका मतलब पूरा सीमेंट सेक्टर ही डाउन। हाँ, पूरा सीमेंट सेक्टर ही डाउन। एमिरेट्स के, कतर के, इत्तेहाद के इंटरनेशनली प्रॉफिट गिर रहे हो तो हम बोलेंगे ओवरऑल टूरिज्म जो है, इतनी बड़ी कंपनीज जो है, यानी कुछ कंपनीज जिसको हम क्या कहते हैं कि भाई बेल वेदर कंपनी, जो मेजर मार्केट शेयर होल्ड करके बैठी थी, जो परफॉर्मेंस जनरेट, यानी वो कंपनीज ऐसी हैं कि जिनको देख के आप पूरी इंडस्ट्री के बारे में राय कायम कर लेते हो, इसको कहते हैं बेल वेदर कंपनी। सही ना? ऑलराइट, मुझे जो आपके साथ बात करनी है वेरी इंटरेस्टिंग इज वी स्टार्टेड लास्ट टाइम आल्सो, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ, वो है लॉक्स, कॉल इट लॉक्स और सर्किट ब्रेकर, लॉक्स और सर्किट ब्रेकर। ओके, ये लास्ट टाइम भी बात हुई थी, बल्कि इसमें मैंने वीडियो बनाई है। देखिए तवज्जो से, कुछ मार्केट्स ऐसी हैं, दिस इज एक्चुअली लॉक्स और सर्किट ब्रेकर इज एक्चुअली अ कंट्रोल इन द मार्केट। सही है ना, ये मार्केट का एक कंट्रोल है। जैसे अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो मार्केट में कंट्रोल रखा है, उसके पीछे एक वजह भी है। मार्केट आम आदमी के हाथ में नहीं है, इसको जरा तवज्जो सुने, क्योंकि आम आदमी तो फाइनेंशियली लिटरेट ही नहीं, अब होने जा रहे हैं क्योंकि इस कोर्स को लेना। सही है ना, आम आदमी तो फाइनेंशियली लिटरेट ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि when there are no infinite good people, an infinite seller and infinite buyer, तो मार्केट है ही 2 4 6 मैनिपुलेट करने वाले, तो वो तो रोलर कोस्टर बना देंगे। समटाइम 100 टू एक खबर लेके आएंगे 100 से 400 का शेयर, उसी दिन 400 से 2 रुपए का शेयर, तो पता चला ये तो एक गेम ही कर दी ना बेचारे। कुछ लोगों के हाथ में अगर मार्केट हो, दे कैन डू एनीथिंग। सही ना, या तो मार्केट ऐसी इतनी बड़ी पब्लिक के हाथ में हो कि उसको कोई एक बंदा पुश ना कर सके या 2 लोग मिलके पुश ना कर सके, तो इस वजह से ये रखे गए कंट्रोल, ये सर्किट ब्रेकर है कि भाई एक शेयर जो है, एक शेयर प्राइस इन अ पर्टिकुलर डे वो कितना ऊपर जाएगी और कितना डाउनफॉल होगा उसमें। सही है ना, ये कंट्रोल रखा गया, इसको कहते हैं सर्किट ब्रेकर। जैसे स्टेबलाइजर, कि भाई वो कहा जाता है ना कि जी अगर 220 वोल्ट से अगर वो गिर जाए या 110 से इधर, तो फौरन ट्रिप कर जाना। या सर्किट ब्रेकर यूं भी ना, सर्किट वो थर्मोस्टेट, कि भाई ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके कंप्रेसर को ट्रिप कर देना, स्प्लिट यूनिट में सुना होता है ना। ऐसे ये मार्केट का कंट्रोल है, ये बिल्ट इन कंट्रोल रखा है। कुछ मार्केट, अब ये जैसे हमारी मार्केट में ये पहले होता था 5%, फिर इसको बढ़ाया गया 5.5%, क्या था कि थोड़ा और तो ऊपर जाए शेयर। देखो ना, एक शेयर जो 100 रुपए का है, अगर कैसी भी गुड न्यूज आ जाए, मैंने लास्ट टाइम बोला ये बहुत हुआ, तो आज कितना होगा, 105 का होगा। आप लाइव ट्रेडिंग में देख रहे होंगे कि बायर्स वुड बी देयर, बायर्स खड़े होना शुरू होंगे कि मुझे 1 लाख शेयर चाहिए, 10 लाख, कभी कभार बिलियंस का भी खड़ा होता है कि भाई मुझे इतने सारे शेयर चाहिए। यू कैन बाय, क्यों? क्योंकि 105 पे आके उसको लॉक लग जाता है, अब वो ऊपर नहीं जा सकता, अब वो अगले दिन ऊपर जाएगा। तो इसको थोड़ा और फ्लो करने के लिए क्या कर दिया कि भाई इसमें और 5.5% कर दिया, फिर इसको 6% किया, फिर इसको 6.5 किया, 6.5, 7, आजकल ये भी 7.5% इसको और ऊपर ले जा रहे हैं। ये ऊपर और नीचे दोनों के लिए, कि अगर एक 100 रुपए का शेयर है, ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 105, और नीचे आएगा तो कितना आएगा मैक्सिमम, अगर 5% है, अगर 5%, ये मेरी कैलकुलेशन 5% हो रही है, 95 आएगा, उससे नीचे नहीं आएगा। इसको कहते हैं लॉक सिस्टम सर्किट ब्रेकर। लेकिन ये उन मार्केट की निशानी है। अच्छा, कुछ मार्केट में 10% भी होता है, कुछ मार्केट में ऐसा भी है कि भाई ऊपर जाने का 10% या नीचे जाने का 5%, और कुछ मार्केट में देयर इज नो लॉक सिस्टम लाइक यूएस मार्केट, कि भाई कोई लॉक सिस्टम नहीं है, ऊपर फ्री फ्लोट ऊपर नीचे हो। सही है ना। देखो अब मजे की बात ये है, मार्केट्स वेयर देयर इज लॉक सिस्टम, उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि दीज मार्केट्स आर कॉल्ड इलिक्विड मार्केट्स, यानी इसके अंदर लिक्विडिटी कम है। देखो ना, आपकी ये विश और आपकी ये इन्वेस्टर की विल के खिलाफ है। आई वांट टू बाय दिस शेयर, फॉर एग्जांपल द करंट शेयर प्राइस इज लेट्स से $100, मैं इस चीज को बाय करना चाहता हूं आज 105 पे, क्या ये मेरी खुशी होनी चाहिए कि मैं बाय कर लूं 110 पे, 120 पे, 120 के बाद मुझे शेयर ही नहीं मिल रहा, एक बंदा कह रहा है मैं 200 पे बेचूंगा, मैंने कहा ला मुझे दे दे,
मैं 200 पे भी लेना चाहता हूँ, मेरी खुशी है, लेकिन हमारी मार्केट कहती है कि नहीं 105 रुपए से ऊपर आज के दिन में आप बाय नहीं कर सकते, नाउ यू हैव टू वेट फॉर सेकंड डे, और उसके बाद वो 105 से फिर 5% बढ़ेगा, 7.5% है। फिर अगले यानी पता चला 200 तक पहुंचने के लिए तो अभी 10, 15, 20 दिन चाहिए इसको। I want to buy today. That's my wish. That's my money. That's my fund. इसका मतलब लॉक सिस्टम इन्वेस्टर की चाहत के खिलाफ है, इसीलिए इट डीमोटिवेट समटाइम फॉरेन इन्वेस्टर, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जो है ना उसको समटाइम भागना भी होता है मार्केट से, और मार्केट में इन भी होना होता है फॉरेन। तो बोलता है अरे यार लॉक सिस्टम है, पीछे कैसे निकलेंगे। अच्छा इसी तरह कभी कभार आपको पता होता है कि आपको निकलना है 100 रुपए का शेयर, आप बोलते हो मुझे आज ही निकलना है, यू हैव द बैड न्यूज, कुछ भी करके मैं आज अपने शेयर को 2 रुपए में बेचना चाहता हूँ, नोबडी विल बाय, रीजन 95 पे उसको लॉक लग जाएगा, 95 पे उसको लॉक लग जाएगा। तो ये चीज है, कंट्रोल सिस्टम रखा है, उसके पीछे वजह यही है, मैंने अभी आपसे कहा कि मार्केट सबके हाथ में नहीं है, और कई दफा पहले हुआ भी है कि मार्केट फ्री फ्लोट नीचे जा रही होती बुरी तरह। तो देखो अगर पहले दिन 5% लॉक हो तो पहले दिन 100 से 95 पहले किसका भी धरना हो जाए, व्हाटएवर द केसेस, दूसरे दिन 95 से कुछ 91, 90 इस तरह कुछ आएगी, फिर तो 2-4 दिन में फिर नेगोशिएशन हो जाती है, गवर्नमेंट सेटल डाउन कर लेती है, कुछ जो भी मसला होता है, पीपल विल सेट, दे मे बी समटाइम दे ब्रिंग मोर फंड्स और किसी तरह उसको कंट्रोल कर लेते हैं। अगर लॉक ना हो, गो एंड मेक इट जीरो, तो ये हो सकता है, सही है ना। लेकिन जाहिर है मैंने अभी आपसे कहा ये विश के विल के खिलाफ है। अगर जिन्होंने वो ड्रामा देखा है, मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, वो जो मायूं सईद का वेरी फेमस मेरे पास तो, उसके अंदर ड्रामे में गलती हो गई थी, लॉक सिस्टम कर रहा था वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और जो उसने कैलकुलेशन बताई थी ना, उस कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा था कि लॉक नजर ही नहीं आ रहे थे। उसने कहा था यार ये शेयर है, ये इतने से मेरे इतने हो गए और इतने मिलियन हो गए, आपके कैसे हो गए 1-2 दिन के अंदर, कैसे हो गए दो। उसने बताया था यार तूने इस दिन लिए, वेडनेसडे को इतने के हो गए, वेडनेसडे में 3 लॉक लगेंगे, 5% के हिसाब से उतने बनते ही। तो खैर ड्रामों में छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, लेकिन एक फाइनेंशियल जो बंदा नजर से दिखेगा बोलेगा गलत बता रहे। इसी तरह अच्छा आपको भी कोई इस तरह बेवकूफ बना सकता है, 100 रुपए का शेयर आज लो, यार ये 3 दिन में 200 का हो जाएगा, मेरी खुशी, मैं आई गिव यू गारंटी 100 का शेयर 200 का हो जाएगा, 3 दिन मुझे दे दे। भाई 3 दिन में नहीं हो सकता, आप परसेंटेज लगा के देख लो कैसे होगा, 3 दिन में तो 115 तक पहुंचेगा बहुत मुश्किल से, 200 नहीं हो सकता। या इसी तरह समटाइम पीपल डीमोटिवेट यू, ये शेयर मत लेना यार, 100 रुपए का शेयर है, ये 4 दिन में 2 रुपए का हो जाएगा। अभी कैसे हो जाएगा 4 दिन में 5% से गिर के, नो वे। तो आपको ये सर्किट ब्रेकर थिंग पता होनी चाहिए, लॉक सिस्टम क्या होता है। अच्छा अब मजे की बात, अब यहाँ पर एक चीज तवज्जो से, अब तवज्जो से, ये बड़ी अच्छी बात है। देखो जब आप एक शेयर खरीदते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार लोअर लॉक, ये एक आम आदमी कैलकुलेशन होती है जो गलत होती है, लोअर लॉक और अपर लॉक, यार मैं अपर लॉक पे बेच दूंगा, लोअर लॉक पे उठा लूंगा, है ना, अपर लॉक पे बेच दूंगा, लोअर लॉक पे उठा दूंगा, ये चीज है। अगर आप एक चीज इसके अंदर देखो ना थोड़ा गौर से, तो होता क्या है, अगर एक शेयर 100 रुपए का है, जब उसको लोअर लॉक लगता है तो कितने पे लगेगा, लेट्स से 10% पे, हम हमारे एग्जांपल में हम इसको रखते हैं 10%, मेक इट इजी, 10% रखते हैं। इसको लोअर लॉक कितने पे लगेगा, इसको लोअर लॉक लगेगा 90 रुपए पे, 10% है ना, 10% गिरेगा। देखो भाई जो भी देख रहा है मुझे जरा इजी होके समझे इसको, 100 रुपए का जो 10% है, अगर आपको परसेंटेज इतनी कैलकुलेट करना आती है, तो कितने पे गिरा, 90 पे गिरा। यानी जब ये गिरा तो ये कितने रुपए गिरा, रुपए की टर्म में देखो 10 रुपए गिरा, ये 10 रुपए गिरा। अगर ये बढ़ेगा तो कितने रुपए बढ़ेगा, 90 रुपए के शेयर को जब ताला लगेगा ऊपर का, तो 10% कितना होता है, 90 का 10%, सिर्फ 9, तो बचा क्या, तो आया कितना 99। इसका मतलब आप ये देखें कि जब एक शेयर ऊपर जाता है, परसेंटेज 10% ही है, लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो वो 9 रुपए से ऊपर गया है, और जब वो नीचे आया तो वो 10 रुपए से नीचे आया। तो व्हाट मैटर्स, व्हाट मैटर्स, द बेस मैटर्स, कि बेस क्या है। जब शेयर 100 रुपए का था तो 100 रुपए पे 10% कैलकुलेट हुआ, तो जब 100 रुपए से 10% कैलकुलेट होगा तो उसका फ्लो तेज आएगा नीचे, क्योंकि बड़ी फिगर बनेगी ना। 100 का 10% 10 रुपए है, लेकिन 90 का 10% कितना है, 9 रुपए।
तो बीच में नुकसान कितने का हुआ? 1 रुपए का। ये है वो लैग, इसको हम कहते हैं लैग बिटवीन द अपर एंड लोअर लॉक। आम आदमी ये समझता नहीं है। वो पता क्या होता है, 10% से ऊपर गया था, 10% से नीचे आया था, बाबू नहीं, उसके बीच में 1 रुपया माइनस हो गया, उसके बीच में 1 रुपया माइनस हो गया। इसी को तो लैग का है। यानी अगर आपने 1 करोड़ शेयर खरीदे हैं तो 1 करोड़ रुपए का इसमें लॉस हो चुका है। 1 लाख शेयर लिए तो 1 लाख रुपए का लॉस हो गया है। 10,000 शेयर लिए तो पर शेयर पे 1 रुपया, 10,000 का लॉस हुआ है। देखो बात मैटर करती है बेस की, क्या बेस किसको बना रहे हो। अब जरा एक आवाज, अब एक चीज देखोगे, लेकिन ये आम ह्यूमन साइकी इसको नहीं समझ रही होती। ये तो कैलकुलेशन से पता चल रहा है। अब एक चीज को देखिए जरा गौर से। मार्केट का इंडेक्स है 10,000, है ना? केएससी का इंडेक्स 10,000 पे। 10,000, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। अब जरा गौर से देख, ये देखना इंडेक्स, इंडेक्स कितना है भाई? 10,000 पे। KSC 100, इंडेक्स 30, इंडेक्स व्हाटएवर, जस्ट गिव मी एन एग्जांपल। इंडेक्स कुछ महीनों में बढ़ के कितना हो गया? 20,000। ओके, मार्केट के ट्रेडर्स और ब्रोकर्स और मार्केट के लोगों ने क्या आवाजें लगाई आम आदमी के लिए? इंडेक्स इस महीनों में डबल हो गया। और बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्या बोला? 100%, 100% हो गया भाई। इंडेक्स तो डबल हो गया। जब सेशन करा रहे होते हैं तो इसी तरह बात होती है। ये जब फाइनेंस मिनिस्टर बैठ के बात करते हैं वैसी बात करते हैं, हमारी मार्केट डबल हो गई। ठीक है, हमारे हम जरा तवज्जो से सुनना। 10,000 से मार्केट जब 20,000 हुई तो क्या बोला? 100% बढ़ी है, डबल हुई है मार्केट। अब जरा देखना, 20,000 से मार्केट जब 10,000 होगी तो क्या बोला जाएगा? जरा थोड़ी देर सोचें, क्या बोला कि जी मार्केट 50% डाउन हुई है। यस और नो? ऐसे ही हुआ है ना, मार्केट 50% डाउन हुई है। परसेंटेज वाइज तो बात समझ आ रही है। जब बढ़ी थी तो आवाज क्या मारी थी? 100% मार्केट बढ़ी है। जब गिरी थी तो क्या आवाज मारी? 50% गिरी, और वाकई में गिरी 50%। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो 10,000 पॉइंट से ही बढ़ी थी और 10,000 पॉइंट से ही गिरी है। व्हाट मैटर्स? मैटर करती है बेस। लेट मी चेंज द कलर, इसको जरा गौर से देखें। बेस मैटर करती है। गिरने के टाइम पे बेस क्या थी? 10,000 का नहीं, बढ़ने के टाइम पे बेस क्या थी? 10,000। 10,000 के ऊपर रख के जब 20,000 को देखा तो 100% नजर आया। लेकिन गिरने के टाइम पे बेस क्या थी? 20,000। जब 20,000 से गिरने के वक्त देखा तो अगर कोई आपको इस तरह बोले यार मार्केट सिर्फ 50% ही तो गिरी है, हमारे टाइम पे 100% बढ़ी थी, हम वो फाइनेंस मिनिस्टर है, 100% बढ़ी थी इनके टाइम पे, तो वो बोलेगा ओ भाई नंबर ऑफ पॉइंट्स वही है, नंबर ऑफ पॉइंट्स उतने ही गिरे, 10,000 ही गिरे। तो ये बेस बनाने की बात है कि आप व्हाट इज द बेस एक्चुअली, सही है ना? तो इस तरह ये ह्यूमन साइकी से भी खेला जा रहा था। ये अपर लॉक लोअर लॉक में भी ये गेम होती है, सर्किट ब्रेकर में, ये इंडेक्स में भी होती है। तो आपको ये चीज का ख्याल रखना है कि रियल नंबर्स कितने गिरे, ये बहुत मैटर करता है। परसेंटेज से कौन सा बड़ा तीर मार दिया, वो तो बेस की उल्टी थी। ठीक है। ओके, हाँ हाँ हाँ, मुझे एक बात आपके साथ करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉक, सही ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉक। तवज्जो चाहूंगा आप लोग की, फिर उसके बाद क्लास में एंड कर लेंगे कोई। देखिए जरा गौर से, ह्यूमन साइकी क्या है? ह्यूमन साइकी क्या है? हम अमूमन बात करते हैं अंडर वैल्यू की। ये शेयर नीचे है, हम लोग लोगों से एक दूसरे से क्या बात करते हैं? यार इसको बाय कर। जब भी कोई, आप मार्केट देख लें, कोरोना वायरस के टाइम पे इतनी कॉल है, सर ये शेयर नीचे है, इसको आप बाय करना चाहिए। इसका मतलब ह्यूमन साइकी बाइंग साइड। आप 99% कॉलें उठा के देखें, बातें करें दूसरे से, सभी बोलेंगे यार आज ये शेयर नीचे नजर आ रहा है, ये बाय करना चाहिए। क्या ये भी नीचे आ गया, इसको बाय करना चाहिए? क्या इस कीमत पे बाय करना चाहिए? आजकल बहुत बाइंग टाइम लग रहा है, 2008 बहुत बाइंग टाइम लग रहा है, कोरोना वायरस बाइंग टाइम लग रहा है, 9/11 बाइंग टाइम लग रहा है। बाइंग टाइम, लोगों की फोन कॉल्स अंडर वैल्यू और बाइंग की तरफ थी।
काश ये कॉलें भी आया करें यार, ये शेयर जो हमारी जेब में पड़ा हुआ है जो बड़े अरसे से, अब ये ओवर वैल्यू हो गया, क्यों ना इसको बेचें। सेलिंग साइड इस पे कोई बात नहीं करता। अपनी ह्यूमन साइकी को समझो। देखो ह्यूमन साइकी अंडर वैल्यू बाइंग पे बहुत जोर देती है कि शेयर अंडर वैल्यू, इसको बाय करो। कभी कोई ये भी तो बोले कि यार ये कब मार्केट में महंगा हो गया, आज मैं इसको बेच देता हूँ। ओवर वैल्यू सेलिंग साइड पे कोई बात नहीं करता। कौन कहता है कि शेयर ओवर वैल्यू है? इस पे लोग डिबेट बात ही नहीं करना चाहते ना। लोग तो बात ही करना चाहते हैं मौका मिले यार इसको उठाओ। अरे भाई बेचने की भी तो बात करो। इसी वजह से जो आम आदमी इसी वजह से पिटता है। और जबकि जो हेज फंड्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स और ये, उनकी अमूमन प्रेफरेंस होती है सेलिंग साइड पे, कि जहां उन्होंने देखा माल उठा रहेगा होता है, जहां उन्होंने देखा कि हाँ भाई ओवर वैल्यू हो रहा है, यानी वो उसको कैलकुलेट, देखो ना, जब बातें नहीं होंगी, जब बातें फोन पे अंडर वैल्यूएशन पे हो रही है, ओवर वैल्यूएशन पे बात ही नहीं हो रही, सेलिंग साइड पे बात ही नहीं हो रही, तो यू विल गेट सो मेनी पीपल दे टॉक अबाउट बाइंग थिंग्स, आपको खरीदने की तरफ लेके जा रहे हो। आपका खुद भी नेचर ऐसा कि आप खरीदने की बात करोगे। यार फोन अब सस्ते कब हुए? कभी ये भी तो सोचो, जो तुम्हारे हाथ में फोन है क्या महंगा तो नहीं बहुत हो गया, अब बेच दें इसको, की जगह कोई दूसरी चीज बाद में उठा लेंगे। इस पे कोई भी नहीं सोचता। हर बंदा सोचता है यार प्रॉपर्टी के रेट कब गिरेंगे, बाय कर। हेज फंड्स जो हैं वो अमूमन उनकी प्रेफरेंस सेलिंग साइड पे होती है, यानी वो बाइंग जो कर रहे होते हैं वो लोअर पे कर रहे होते हैं, लेकिन वो सोच रहे होते हैं और हर वक्त देख रहे होते हैं कि जैसे ही स्टॉक एक अच्छी प्राइस पे ओवर वैल्यू, उसको बेचें। सही ना, ओवर वैल्यू। तो इस गेम में वो क्या करते हैं, इस बाइंग और सेलिंग में, वो मार्केट रिस्क अपना जो है ना वो करीब करीब एलिमिनेट कर देते हैं। जरा बात को समझे। आप एक शेयर होल्डर है, यू आर एन इन्वेस्टर, लेट्स से यू आर नॉट शेयर होल्डर, यू आर इन्वेस्टर, आप शेयर खरीदते भी हो बेचते हो। अगर आपका रुझान सिर्फ खरीदारी की तरफ होगा तो प्रॉफिट को रियलाइज कब करोगे? बेचने की भी बात तो करो। बेचने की तो बात ही नहीं हो रही, वो तो रखा हुआ है, उस पर तो कोई डिबेट ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, सही ना। So we normally talk about buying stuff, यार कभी नीचा है, यार कोई अच्छी प्रॉपर्टी दिखा देना जो नीचा है। मुझे एक टॉपिक और आपके साथ डिस्कस करना है और उसके बाद फिर मैं चाहूंगा कि हम जो है वो इस क्लास को एंड करें एंड विल मूव टू अनदर क्लास, दूसरी मीटिंग की तरफ नेक्स्ट आ जाए। और वो टॉपिक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बात करने जा रहा हूँ इसमें भी, ये बहुत अच्छी बात होगी, सही ना। वो है स्टॉप लॉस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप लॉस। मुझे थोड़ा पानी पीने दो, क्योंकि मैं भी डाउन ना हो जाऊं थोड़ी देर में। ह्यूमन साइकी को समझना ही बड़ा इसमें जरूरी है, और इसमें मैं आ रहा हूँ, ये असल में इसमें बात होनी है। देखिए जब आप एक शेयर खरीदते हैं, लेट्स से 50 रुपीज का, ठीक है, आपने शेयर खरीदा, दिस इज योर बाइंग प्राइस, ओके, सॉरी अबाउट माय राइटिंग। जब आपने शेयर 50 का खरीदा है, कितने बेचोगे? कितने बेचोगे? ऑब्वियसली मोर देन 50। ये तो बात है ना, बोलोगे 55 का बेचूं, 52 का बेचूं, 58 का बेचूं, 100 का बेचूं। क्या आप इसको 48 का बेचना चाहोगे? कभी भी नहीं। आप बोलोगे मैं क्यों बेचूं भाई, मैं क्या दीवाना हूँ, मैं क्या दीवाना हूँ। अच्छा अच्छा, अब एक मिनट, इस बात को समझने से पहले एक चीज को समझें। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं रिस्क। बहुत जगहों पे आप ये टर्म यूज करते हो, मैं आपको, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट, मैं आपको एक टेक्निकल, रिस्क क्या है? रिस्क इज अ कंडीशन, रिस्क इज अ कंडीशन, एक कंडीशन का नाम है रिस्क। आम आदमी रिस्क को हमेशा बुरा समझता है, रिस्क अच्छा भी होता है। रिस्क इज अ कंडीशन in which there exists a quantifiable dispersion in the possible outcome, कि फ्यूचर पॉसिबल कोई आउटकम में अप्स एंड डाउन आए, इसको कहते हैं रिस्क। ये अच्छा भी हो सकता है प्रॉफिट, ये बुरा भी हो सकता है लॉस, ये रिस्क है। अब जरा तवज्जो सुनना, कुछ लोग होते हैं जो होते हैं रिस्क सीकर, जिनको रिस्क लेना पसंद होता है। इस पर बड़ी गुफ्तगू है, ये आप बचपन से देखें, कुछ बच्चे होते हैं वो ऐसे प्लेयर्स होते हैं, ऐसे खेल उनको पसंद होते हैं कि दे आर एक्चुअली रिस्क सीकर्स, वो रिस्क लेते हैं। ठीक है, जो बड़ी बड़ी बैंक्रप्सीज होती है ना, जैसे अगर लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एनरॉन, एनरॉन पे मुझे बात करनी है, तो उसके सीईओ को उन्होंने बाद में टेस्ट किया कि यार ये जो जेफरी स्किलिंग जो उसका सीईओ है, इसने जो इतना रिस्क लिया और पूरी कंपनी का कबाड़ा किया, वो तो उसके बचपन में गए, उसके टीचर्स से मिले, उसके बचपन के खेल देखे, उसकी राइडिंग देखी, पता चला बहुत बड़ा रिस्क टेकर था।
तभी तो देखो ना, जो बच्चे बचपन में ऐसे हैं, तो वो यूथ में, और ऐसे ही बच्चे जब सीएफओ बनेंगे और ऐसे बच्चों के हाथ में जब आपका पैसा होगा, तो वो तो फिर उड़ाएंगे इसी तरह रिस्क लेंगे कि यार जरा एग्रेसिव मार्केट में एंटर, ठीक है ना। ये वही वाली बात है कि गाड़ी किसी के हाथ में आप दे दें तो कुछ लोग डर के गाड़ी चलाते हैं और कुछ लोग होते हैं यार बस लेट्स गो, सही है ना, ये वाली चीज। कुछ लोग होते हैं रिस्क सीकर और कुछ होते हैं जिसको हम कहते हैं रिस्क अवर्स, सही है। कुछ लोग रिस्क से डरते हैं, वो कहते हैं रिस्क ज्यादा नहीं लेना। अब आप एक बात सुने, ह्यूमन नेचर अमूमन जो ट्रेडिशनल फाइनेंस भी कहती है वो ये कहती है कि भाई ह्यूमन नेचर जो है ना, वो पता क्या है, वो ये रिस्क अवर्स, इंसान अमूमन डरता है, सही है ना, रिस्क से डरता है, ये ट्रेडिशन। अच्छा, अब एक और बात मैं इधर बताना चाहता हूँ, फिर मैं स्टॉप लॉस को समझाऊँ तो आपको समझ भी आएगी। एक तो है बात के भाई रिस्क कवर्स, एक अमूमन ट्रेडिशनल जो नेचर है ना लोगों का, वो जरा फट्टू नेचर है, सॉरी बात। मॉडर्न फाइनेंस कहती है कि लोग रिस्क कवर्स के साथ साथ ये भी लॉस अवर्स। अब जरा तवज्जो से सुने एक बात, एक लॉस होता है जो होता है रियलाइज लॉस, और एक लॉस होता है जिसको हम कहते हैं अनरियलाइज लॉस। तवज्जो चाहूंगा, करीब आ जाए। वो बिल्ली रात को दूध पी रही थी, ठीक है, बिल्ली रात को दूध पी रही थी, फ्रिज पे जाके सब घर वाले सोए हुए थे। अचानक एक घर वाले की आंख खुली और वो किचन आया एंड ही और शी ओपन द लाइट। बिल्ली ने देखा लाइट खुल गई तो बिल्ली ने अपनी आंखें बंद कर ली। बिल्ली ने कहा कोई खतरा नहीं है, बिल्ली ने, खतरा तो अपनी जगह मौजूद है, जिंदा जावेद इंसान खड़ा है, पिटाई होगी बिल्ली की, लेकिन बिल्ली ने आंखें बंद कर ली। जरा तवज्जो सुनिए, एक होता है रियलाइज लॉस और एक होता है अनरियलाइज लॉस। मिसाल के तौर पे ये है शेयर, ठीक है, ये है 100 रुपए का शेयर, ये मैंने खरीदा है एट परचेज प्राइस ऑफ $100। इसकी मार्केट वैल्यू गिर गई, मेरा नसीब, क्या वजह थी, और ये गिर के हो गया $90, यानी ये आज मार्केट में कितने का बिकेगा, 90। मैंने कहा मैं नहीं बेचूंगा, ये मेरी जिद है, मैं नहीं बेचूंगा। ये जो 100 का शेयर 90 का हुआ है ना, तो जो $10 का लॉस है ना, उसको कहते हैं अनरियलाइज लॉस, यानी लॉस अभी मैंने रियलाइज नहीं किया। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये शेयर मेरा, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। दिस इज कॉल्ड अनरियलाइज लॉस, लॉस इज देयर, ये चीज अब 100 की नहीं है, ये फेयर मार्केट वैल्यू में 90 की है। अगर मैं इसको आज बेच दूं, अगर मैं बेच दूं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, I'll get 90। मैंने खरीदा कितने में था, 100 का, मिले कितने, 90। इस 10 को कहते हैं रियलाइज लॉस, यानी मैंने अपने लॉस को रियलाइज कर लिया। और एक होता है अनरियलाइज लॉस, कि जो आप बोलते हो कि नहीं मैं पकड़ के इसको रखूंगा और जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। मसला यही है, पीपल कैन हैंडल अनरियलाइज लॉस, उनको ये आइडिया नहीं होता कि लॉस इज लॉस, ये लॉस है, कि भाई अब 90 का हो गया, इस हकीकत को मान लो, बिल्ली को हकीकत मान लेनी चाहिए। लेकिन वो बोलते हैं नहीं, ये ह्यूमन नेचर है, वो बोलते हैं नहीं, वी डोंट वांट टू सेल। मेरे पास तो शेयर ऐसे पड़े हुए जो नहीं बेचते, क्या है, फिर देखो मैं अपने बारे में आपको, अनरियलाइज लॉस, मैंने तो, मेरा ही तो पैसा पड़ा है शेयर। अब भाई ये मालूम रख लो कि अब ये है 90 का है, अब तुम कुछ भी कर लो, इसको पड़ा रखो जो भी, अगर तुमने इसको बेच दिया इट विल बी अ रियलाइज लॉस, ठीक है। आप जरा सुनना, 90 से ये 88 का हुआ, नहीं बेचूंगा, यानी यानी तवज्जो से, 90 रुपए पे अगर बेच देता तो 10 रुपए का रियलाइज लॉस लेके निकल जाता तो वो अच्छा था, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं तो बेचूंगा ही, 88 हो जाए। ये देखो ये देखो ये देखो, 100 रुपए का शेयर था, मुझे पता है मार्केट के हालात खराब है, ये 90 का हो गया है, मैंने कहा नहीं बेचूंगा। अरे भाई 90 का हो गया, बेच दे, बोला नहीं, अनरियलाइज लॉस रखूंगा 10 रुपए, मुझे पता है और गिर सकता है, लोग बता रहे हैं, हालात देख रहे हैं, ये गिर के 85 का हो गया, मैंने कहा नहीं बेचूंगा। यानी अगर मैं इसको बेच देता तो कितने, 10 रुपए का रियलाइज लॉस हो जाता, लेकिन 90 रुपए कैश हाथ में होता। अब जब ये 90 से 85 होता ना, तो 85 पे जाके खरीद लेता ना यार, क्या मसला है, फिर जाके खरीद लो। यानी यूं समझो कि ये सोने का कप है, वो जो गोल्ड बिस्किट होते हैं ना, सोने का बिस्किट, ये 1000 रुपए का, सुना, 1000 रुपए का, सोने की वैल्यू गिरना शुरू हुई, 1000 रुपए से कितने का हुआ, 900 का, मुझे पता है ये 700 का भी हो जाएगा। मैंने पता है क्या किया, देखो देखो देखो, देखो। ये जब 1000 से 900 हुआ ना,
ये देखो, ये जब 1000 से 900 हुआ ना, मैंने ये बेच दिया और 900 ले लिया जेब में। सही है, 900 आ गए, सोना चला गया हाथ से, 900 जेब में आ गए। इसको लिखते हैं, आम बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना, लिखो इसको। ये देखो, ये है गोल्ड बिस्किट, ठीक है। मैं इजी करके समझा, माना मैंने 1000 का खरीदा है, 1000 का है मेरे पास। जरा तवज्जो देखो, जब ये 900 रुपए का हुआ ना, तो मैंने होशियारी का मुजाहरा किया और मैंने इसको बेच दिया, सोल्ड इट फॉर 900। अब मेरी जेब में, आप बताओ कैश कितना पड़ा है? मेरी जेब में 900 रुपए कैश पड़ा है। एनी प्रॉब्लम? 900 रुपए कैश है। इत्तेफाक से गोल्ड गिर के, व्हाट माय एनालिसिस से, वो पीपल से, एंड व्हाट द एनवायरनमेंट सेज, पहले से आइडिया था कि ये 700 का हो जाएगा। जब ये 700 का हुआ तो मैंने क्या किया, मैंने वही सेम गोल्ड का बिस्किट बाय कर लिया 700 में। अब आप बताएं मेरी पॉकेट में आज कितना पड़ा हुआ है? आज मेरी पॉकेट में गोल्ड वही पड़ा हुआ है, प्लस ये 900 में बेचा था ना, तो 200 रुपए जेब में भी तो पड़े कैश। लेकिन अगर मैं बदल होता कि ना 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 ना, मैं तो इस गोल्ड को संभाल कर रखूंगा, तो होता क्या, 1000 का गोल्ड 900 का होता, गोल्ड पड़ा ही रहता, 800 का होता, गोल्ड वही रहता, 700 का होता, गोल्ड वही रहता। आज क्या हुआ, गोल्ड भी है, 200 रुपए भी पड़े, गिरती हुई मार्केट में कमा लिया, गिरती हुई, यानी उसी गोल्ड को सस्ते में उठा लिया, थोड़े पैसे निकाल लिए उसमें। और क्या बोलते, अब जरा तवज्जो सुनिए इस बात। लेकिन मैंने कहा ह्यूमन नेचर इसके खिलाफ, वो बोलते हैं ना ना, लॉस अवर्स है, लॉस तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्पेशली रियलाइज लॉस। अब सुनिए, व्हाट इज स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस ये होता है कि आपने एक शेयर खरीदा 50 है, ठीक है, अब बेचना कितने में चाहते हो? 52 का। 1 लाख शेयर आपने लिए ताकि 2 रुपए का मुनाफा। लेकिन आपने अपने ट्रेडर को बोल दिया है कि बाबू ये 50 से 52 का हो, यानी एक बिड तो तुम ये लगा दो कि कोई खरीदार मिले, सेल इट एट 52, ओके। पता चला शेयर प्राइस गिरी, 49 पे आई, दोपहर के 2 बज चुके हैं, शेयर प्राइस और गिर रही है, और हालात पता क्या बता रहे हैं, अगर ये और गिरी तो फिर ये गई और नीचे, फिर ये और नीचे जाएगी। वो कहते हैं ना, नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। छुरी गिर रही है, आप बीच में आए, आपको नहीं पता उसका मैग्नीट्यूड क्या है, अभी वो उसकी वेलोसिटी, उसका मास, वॉल्यूम, वो क्या हो रहा है, वो आएगी, हो सकता है आपको और चीरती भी निकल जाए, हट जाओ पीछे। तो भाई ये जो गिरती हुई मार्केट है, उससे बाहर निकल जाना भी तो बेहतर है। स्टॉप लॉसेस को कहते हैं कि आपने अपने ट्रेडर से कह दिया, ओके द शेयर प्राइस इज $50, I bought at $50, I want to sell it at 52 so that I can get $2 profit. But in case if the price drop down, sell it at 48. अगर ये गिरे तो 48 से नीचे मैं नहीं जाना चाहता, 2 रुपए का लॉस लेके, $2 का लॉस लेके, I want to come out of the market for any good reason. मे भी आपका पैसा उधार हो, कुछ भी हो। कुछ लोग होते हैं डे ट्रेडर, आपको पता है वो इसी तरह खेलते हैं। लेट्स से 1 करोड़ रुपए लेके आए, एक्सपोजर उठाया, एक लेट्स से उन्होंने 1 करोड़ रुपए के 1 करोड़ शेयर उठाए, सही है ना, या 10 लाख शेयर उठाए, या व्हाटएवर। तो वो एक फिक्स अमाउंट रखते हैं कि भाई इतना ऊपर जाए बेच देना, आज के पैसे निकल आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ वो एक नीचे की भी बिड लगा के रखते हैं, स्टॉप लॉस, कि भाई इससे नीचे मैं नीचे नहीं जाऊंगा। वो कहते हैं ना कि आज 48 पे बेच दो, कल जब 49 पे आएगा ना फिर खरीद लेंगे। तो आप बोलोगे यार क्या बेवकूफ वाली बात करो, 48 पे फिर बेचा ही क्यों? हाँ, कल 51 पे आएगा ना फिर बाय कर लेंगे, कल 53 पे आएगा ना फिर बाय कर लेंगे। इसकी वजह बताओ, ये हमारे मेमनों में तो ये कि 4 आने महंगा खरीद लो, लेकिन उठती हुई मार्केट, गिरती हुई मार्केट में नहीं, गिरती हुई मार्केट में सस्ता भी मिल रहा हो तो बेकार है, क्योंकि और नीचे जा रहा है, ठीक है ना, वो और नीचे जा रहा है। इसीलिए आपको पता है, ये सर मुस्तफा आपके साथ बात भी करेंगे, इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। एक चीज होती है टेक्निकल एनालिसिस, अभी हम इस पर कोई बात नहीं कर रहे। जब एक शेयर 50 को टच कर जाता है तो उसकी टेक्निकलिटीज, मिसाल के ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है ना, उसकी टेक्निकलिटी ये कह रही है कि अब अगला जो इसका स्टॉप होगा वो $57। अगर उसने इस बैरियर को तोड़ दिया 57 के, इस सतह को तोड़ के ये 1 पैसा भी ऊपर चला गया, इसका अगला स्टैंड है लेट्स से $70।
तो आपको पता है कुछ लोग अभी शेयर प्राइस है लेट्स से 55, खरीदना नहीं मैं नहीं खरीदना, दोपहर के 2 बज गए और ब्रोकर को पता है क्या बोला हुआ है, अगर ये शेयर 56 का कोई मसला नहीं, 57 का होगा, अगर ये 57 से ऊपर बंद हो रहा है यानी मार्केट क्लोज हो रही है 330 और शेयर हो चुका है 57.1 का, 57 10,000 शेयर उठा। अब एक आम आदमी बोलता है यार ये कैसा बेवकूफ, 55 का शेयर मिल रहा था तब ले नहीं रहा था 2 घंटे पहले, और कह रहे 57 से ऊपर का, क्योंकि उसको पता है कि इसने एक दफा इस सतह को तोड़ दिया ना, अब इसकी अगली सतह, अगला जो इसका स्टैंड है वो $70, उसने वो फ्लो को अब खेलना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह नीचे की सतह भी होती कि अगर ये 50 से नीचे बंद हुआ तो अब इसका फ्लोट नीचे ही जाएगा, सही है ना। तो ये चक्कर भी चलता है, खैर समझते इस पर डिटेल बात करेंगे। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, यू एक्चुअली वांट टू सेल एट हायर प्राइस बट स्टिल यू पुट अ बिड, एक सेलिंग बिड आप लगा के रखते हो नीचे की भी कि भाई कहीं अगर कुछ हो तो मैं, और यही देखो यहाँ पर फिर एक ह्यूमन नेचर वाली बात, 100 रुपए के शेयर को 102 पे बेच के तो फौरन खुश हो जाता है, यार मैं 102 पे बेच दूं जल्दी से खुश हो जाता हूँ, जल्दी से लूज कर जाता हूँ, इतने साल वेट करने के बावजूद भी 2 रुपए ऊपर आए बेच दिया, लेकिन नीचे तो उसको बर्दाश्त ही नहीं है, होता नहीं 98 97 96, नो मैं नहीं बेचूंगा, आई कैन कीप अनरियलाइज्ड लॉस बट आई डोंट वांट टू रियलाइज इट। और अब मैं आपको एक मजे की बात हूँ, इधर जरा गौर से देखना, इधर गौर से तवज्जो चाहो, फिर खत्म कर देते हैं प्लीज प्लीज। ये बात मैंने आपको बचपन में बताई थी, कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, तवज्जो सुने, कैपिटल गेन टैक्स, दिस इज लेट्स से 2002, पूरा साल शेयर खरीदे भी बेचे भी खरीदे भी बेचे भी, और आपका एक कैपिटल गेन चल रहा है, लेट्स से आपने इस साल कमाए हैं, छोटी सी फिगर रखते 100 रुपीज, रियलाइज्ड गेन, हाँ भाई, फिर कैपिटल गेन लग रहा है रियलाइज गेन पे, ये कप मैंने 100 रुपए का लिया, आज ये 120 का हो गया, मैंने कहा आई डोंट वांट टू सेल इट, नो टैक्स, 120 का कप हो गया, तो इसको क्या कहते हैं अनरियलाइज गेन, 120 का है लेकिन अभी मेरे हाथ में 20 आए नहीं है, लगे हुए इसी में, 140 का हो गया, 200 का हो गया, 1000 का हो गया, दैट्स कॉल्ड अनरियलाइज गेन, वंस आई रियलाइज इट तो फिर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। आपके ऊपर इस साल टैक्स लगना है क्योंकि आपने शेयर्स बेचे, उधार बेचे बहुत सारे शेयर्स में डीलिंग 100 रुपए, तो इस पे कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा आप पर, सही है, फॉर एग्जांपल जो भी बोले। आप ये भूल रहे हो कि आपके पास कुछ शेयर्स पड़े हैं which are in loss, लेकिन आपने उसके लॉस को रियलाइज नहीं किया, यानी अनरियलाइज लॉस है। क्या ख्याल है अगर उन शेयर्स को आज बेच दो तो क्या होगा, लॉस रियलाइज हो जाएगा, दिल तो बहुत दर्द होगा, फिर से बाय कर लेना ना दूसरी सुबह, लेकिन जैसे ही तुम साल के आखिर में लॉस रियलाइज करोगे ना अपना, तो तुम्हारा वो जो लॉस है ना वो इस गेन को खाएगा और अल्टीमेटली तुम्हारा जो कैपिटल गेन टैक्स है वो गिर जाएगा, हो सकता है कोई देना ही ना पड़े। क्या बेवकूफी है कि वो शेयर्स रखे हुए हैं विद अनरियलाइज्ड लॉस, if you realize it today, what will happen, that realized loss will actually net off the gain and you don't have to pay anything to the tax department, government को आपको, you have to pay nothing this year, next सुबह फिर शेयर उठा लेना उसी प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन ह्यूमन नेचर, मैं नुकसान पे तो मैं बेचता ही, तो वही वाली बात है कि भाई नुकसान और नीचे जा रहा है, गो फॉर इट, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये बात नहीं पता कि मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस कितना है, वो और कितना नीचे जा सकता है, ठीक है। और मैंने अभी जो एक बात की थी ना, मैं वहां एक बात करना भूल गया था, लेकिन मैं एनरॉन, जब एनरॉन पे बात करेंगे वहां भी ये बात करेंगे, मैंने अभी कहा था ना, लोग अंडर वैल्यू को बाय करने की तो बहुत बात करते हैं, बट नोबडी टॉक अबाउट सेल ओवर वैल्यू शेयर्स, और यही एनरॉन के साथ हुआ था। एक प्रोफेसर ने, एनरॉन इट वाज अ डार्लिंग कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और ह्यूस्टन बेस्ड थी कंपनी, सही ना, बल्कि मेरे तो जो लॉयर है वो खुद उस हियरिंग में था जब 2001 में हुई थी ना बैंकरप्ट, तो मैं उससे भी बड़ा बात करता था, एनरॉन एक बड़ी मिस्ट्री है। तो जब वो शेयर 98 या नहीं, इट वाज व्हेन इट वाज $48, 48.50 इस तरह डॉलर, तो एक प्रोफेसर ने यूएस के
I don't remember the name of the university, उसने अपने स्टूडेंट से कहा कि भाई तुम लोग रिसर्च करो, उस पर करते हैं ना कि भाई डिफरेंट कंपनीज में, तो लोगों ने रिसर्च की जैसे आप लोग करते हो कि भाई अब आप लोग सीखोगे एनालिसिस कैसे हो, तो बड़ी रिसर्च करके पूरी रिपोर्ट बनाई. At that time when Enron was crazy awesome, सही ना, उसने जब रिपोर्ट बना के उसने दी ना, आपको पता है उसके पहले पेज पे क्या लिखा हुआ, लेट मी चेंज, उसके पहले पेज पे इतना बड़ा उन्होंने लिखा था, सेल बेचो, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज कर लिया था कि एनरॉन एक ओवर वैल्यूड शेयर, रिस्की ओवर वैल्यूड स्टॉक, लेकिन आम आदमी तो नहीं, अभी का आम आदमी तो अंडर वैल्यू. हुआ ये कि किसी ने भी उस रिपोर्ट को पढ़ना गवारा नहीं किया, उन एनालिसिस को 50 का शेयर 60 का हुआ, 70 का हुआ, $80, $90, $100, 98 इधर उधर. और जब इसके बुरे हालात शुरू हुए थे, खैर इट्स लॉन्ग स्टोरी, जब वो गिरने लगा ना, तो लोग पता क्या कर रहे थे, 90 से 80 का हुआ, 80 से 70 का, लोगों ने और खरीदना शुरू कर दिया. बेचने वाली पार्टी इन्हीं के अंदर के लोग थे, क्योंकि उनको तो पता था, देखो कैप्टन को तो पता होता है कि अब जहाज जाने वाला, अब जहाज जाने वाला. See, या लेट्स से you're the captain of Titanic, उसको तो पता था कि इतने घंटों में इसने हिट कर लेना ग्राउंड, अब टाइटैनिक डूबी. आम आदमी को नहीं पता होता, वो फिर भी प्यार मोहब्बत चल रहा था. फिर हम लोगों ने $80 पे शेयर लिया, बोला और नहीं छोड़ो, oh let's buy it, because what they were thinking that it's gonna bounce back 100 again. 70 पे ले लिया, 60 पे ले लिया, फिर लाकर शेयर 20 सेंट्स पे जाके क्रैश कर, अपने आप को भी मार रहे हैं. खैर दैट्स बिग थिंग. बताने का मकसद यहाँ भी यही है, एनरॉन वाज ओवरवैल्यूड, नोबडी केयर. ओवरवैल्यू कौन देखता है, हम तो बात करते हैं अंडर वैल्यू तो, और माल घसीट लो, बुराई वो भी नहीं है, बट द ह्यूमन थिंग. सही. अच्छा मेरा पहले हम इधर तक ही रखते हैं. यस ओके. लेकिन वो है ना, जब ड्रामा एंड हो रहा होता है तो एक चीज होती है ना कि ऐसी कोई बात छोड़ दो कि नेक्स्ट टाइम पीपल हैव so much curiosity what's going to happen next episode. तो next episode जो है हमारी very interesting, and I'll be talking about short sell. जबरदस्त है. आज तक तो यही सुना था ना, खरीद के बेचो, पहले खरीदा जाता है फिर बेचा जाता है, क्यों ना ये उल्टा हो जाए, पहले बेचा जाता है वो चीज जो आपके पास है ही नहीं, you don't have. मैं आपको वो चीज बेच रहा हूँ जो मेरे पास ना हो, पहले बेचो फिर खरीदो. इस पे बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है शॉर्ट सेल. विल टॉक नेक्स्ट मीटिंग, और फिर हम वो ट्रेडिंग वगैरह उसको भी देखेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड यू हैव अ सेफ टाइम इन कैसीनो. स्टॉक एक्सचेंज को कैसीनो भी तो कहते हैं ना, ये कैसीनो भी तो है. ओके, गुड नाइट.